हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और हमारे पास दो चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। तो देखते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर से किस टाइप के क्वेश्चन JEE प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा है माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl माल्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा और बच्चों माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि माल्टोज इज ए कंपोनेंट ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट। तो दोनों ग्लूकोज माल्टोज के डिग्रेडेशन से मिलते हैं। तो आंसर हो गया बच्चों डी ग्लूकोज। और वैसे भी माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है और डाइसैकेराइड जब कन्वर्ट होते हैं तो मोनोसैकेराइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6। अच्छा, नाइलॉन 6 में टोटल कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? 6 कार्बन होने चाहिए, है ना, इसीलिए नाइलॉन 6 कहलाता है। अब ढूंढो बच्चों, देखो 6 कार्बन किस में होने चाहिए। यहां देखो 5, ये भी 6 कार्बन, यहां टोटल 7 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, यहां 7 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला कौन सा है? बी आंसर होगा। वैसे भी आप नाइलॉन 6 के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें एक CO ग्रुप होता है, एक NH ग्रुप होता है और बीच में 5 कार्बन एज ए चेन की फॉर्म में होता है। तो बच्चों आंसर हो गया बी। शॉर्ट में करना हो तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बच्चों फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज सेलिवेनॉफ टेस्ट इसके थ्रू डिस्टिंग्विश होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो बच्चों सेलिवेनॉफ टेस्ट ही ऐसा टेस्ट है जो कीटोस और हेक्सोस दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। बाकी बारफॉइड, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट कीटोस और हेक्सोस दोनों के साथ। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में क्या फॉल्स है? तो देखिए बच्चों पहला ऑप्शन है, इट ऑल्सो नेम्ड एज ए इनवर्ट शुगर। यस, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। दूसरा, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन आपस में कनेक्ट होते हैं। फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में होता है, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में। सी, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यस, तो बच्चों इसमें सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट है, देयर इज नो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो शायद कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई इनसे, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसको एक बार आप ढंग से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीमर। तो बच्चों इस पॉलीमर का मोनोमर कौन सा होगा? तो देखो बच्चों, इसको अगर मैं यहां से फ्रेगमेंट करता हूं तो इतना वाला पार्ट क्या कहलाता है? यूरिया। और इतना वाला पार्ट कहलाता है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है। तो आंसर हो गया बच्चों हमारा डी, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द पेप्टाइड दैट गिव पॉजिटिव सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कौन सा ऐसा पेप्टाइड है, यानी 2 अमीनो एसिड हमें दे रखे हैं और दोनों जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बना रखे हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है कि जो हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो किस ग्रुप के लिए टेस्ट देता है। तो जो हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है बच्चों वो अल्कोहल ग्रुप के लिए टेस्ट देता है, यानी OH ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके ये सीरिक अमोनियम टेस्ट पॉजिटिव होगा। और दूसरा हमारे पास कार्बाइल अमीन टेस्ट है। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीनो ग्रुप। और कौन सा अमीनो ग्रुप? प्राइमरी अमीन ग्रुप। तो प्राइमरी अमीन ग्रुप जहां होगा वहां कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और जहां OH ग्रुप होगा यानी होगा वहां सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होगा। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि कौन से अमीनो एसिड में ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। तो बच्चों हमारा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो बी, सेरीन और लाइसिन। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जो हमारा सेरीन है उसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, देखो CH2 CH COOH और NH2, इतना तो कॉमन होता है। सेरीन में यहां पर OH होता है, देखिए दिस इज सेरीन। तो इसी OH की वजह से
एसिडिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। और जहां अगर मैं बात करूं लाइसिन की, तो लाइसिन में कौन से ग्रुप होने चाहिए? अमीनो ग्रुप होने चाहिए। तो देखो CH2 और इधर होता है बच्चों CH, COOH, इधर NH2, और ये CH2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, और यहां भी होता है बच्चों NH2। तो देखो इसमें एक एक्स्ट्रा NH2 है, इसकी वजह से जो है ये कार्बालैमिन टेस्ट देगा। तो हो गया लाइसिन एंड सेरीन, बी विल बी द आंसर। 7, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। अमाइलोपेक्टिन किससे मिलकर बना होता है बच्चों? अमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अमाइलोपेक्टिन किसके अंदर होता है? इट इज स्टार्च पॉलीमर। स्टार्च के अंदर दो चीजें होती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, जबकि अमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो बच्चों अमाइलोपेक्टिन में जो ग्लूकोज यूनिट है वो दो टाइप की लिंकेज से जुड़ी होती है, C1 एंड C4 स्ट्रेट चेन एंड C1 एंड C6। तो दो तरह की लिंकेज यहां पर मिलती है। और बच्चों स्टार्च के अंदर हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज होता है, नॉट बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा डी, अल्फा डी ग्लूकोज, C1 एंड C4 एंड C1 एंड C6। C1 एंड C6 जहां पर ब्रांचिंग होती है वहां पर कनेक्ट होता है, और C1 और C4 स्ट्रेट चेन में कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्च का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप मिलेगा अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 बगल में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे मैंने आपको बोला था दो टाइप के पॉलीमर, कंडेंसेशन एंड एडिशन। एडिशन वहां जहां डबल बॉन्ड होता है, कंडेंसेशन वहां जहां फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो बच्चों देखो नाइलॉन 6 में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। टेफ्लॉन, नियोप्रीन एंड बुना एस, यहां पर डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहां एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? ए, नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें कितने कैरल कार्बन होते हैं? 4। लेकिन बच्चों जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, यानी वो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है, तो एक कैरल कार्बन बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 and 5, यानी ए। तो अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो देखो CHOH का होल 4 एंड CH2OH, देखो ये 4 कैरल कार्बन है, ये ओपन चेन है ना, कैरल कार्बन। ठीक, लेकिन बच्चों जब ग्लूकोज साइक्लिक में कन्वर्ट होता है तो ये वाला कैरल कार्बन यानी ये फर्स्ट वाला कार्बन भी कैरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसमें देखो कितने कैरल कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। तो ये साइक्लिक और ये ओपन, तो 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज। तो यहां पर आइटम 1 में कुछ पॉलीमर के नाम दिए हैं और यहां पर उनके कैटलिस्ट दिए हैं, यानी किस कंडीशन में वो पॉलीमर बन रहा है। तो सबसे पहले देखो बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीएथीन यानी पॉलीएथीन किस कंडीशन में बनेगा? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट जो है पॉलीएथीन को बनाने के काम आता है। ठीक है, अगर बच्चों मैं नाइलॉन 6 की बात करूं तो नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो इसका मतलब ये कंडेंसेशन करेगा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हो गया डी का दूसरा। नोवोलेक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, तो बच्चों ये क्या करता है? एसिड और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है। और बचा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है पेरोक्साइड कैटलिस्ट इसकी प्रेजेंस में बनता है। तो बच्चों अगर आप सारे ऑप्शन को मैच करोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बच्चों थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होते हैं और काफी हार्ड होते हैं। तो जितने भी हमारे यूटेंसिल है उनके जो हैंडल बने होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बने होते हैं। तो जैसा मैंने आपको नीट में बताया था, बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, और कौन से कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है बच्चों? याद रखिए C4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है।
तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। देखो ये हमारा 4 कार्बन पर चेंज हो रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो बच्चों ये वाला ग्लूकोज है जहां पे 4 वाला कार्बन राइट हैंड साइड है और गैलेक्टोज में ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, याद रखिए। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी फॉल्स ढूंढना है आपको अबाउट आरएनए। तो पहला ऑप्शन है इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी ठीक है। दूसरा इट ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल, ये गलत है बच्चों। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। भाई आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड, इसीलिए बी विल बी द फॉल्स। तीसरा देख लीजिए, इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, यस रेप्लिकेट नहीं होता है, रेप्लिकेट डीएनए होता है। फोर्थ वाला इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनता है, आगे जाके प्रोटीन बनती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 14 पर आ जाओ, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना आपको किसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू एमाइलोज, ये गलत है बच्चों, यही हमारा आंसर है। जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है, यानी एमाइलोज की तरह नहीं होता है, बल्कि किसकी तरह होता है, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, है ना, हाईली ब्रांच होता है। तो आंसर हो गया ए। दूसरा भी देख लीजिए, ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यस इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बिल्कुल सही। इट इज प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड फंजाई, ये भी ठीक है। तो ए विल बी द इनकरेक्ट। 15, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज, दो CH3 आपस में ऊपर की तरफ है और एक C इधर है और एक C इधर है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास पॉली आइसोब्यूटाइलिन, यानी डी विल बी द आंसर। अब देखो बच्चों कैसे बनेगा, इस तरह से आइसोब्यूटाइलिन ये वाला स्ट्रक्चर है और इसका जब पॉलीमर बनेगा तो एक इधर आ जाएगा और एक कार्बन इधर आ जाएगा, है ना। तो दो CH3 ऊपर चले जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉली आइसोब्यूटाइलिन। तो आंसर विल बी डी। 16, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। pKa बढ़ेगा तो इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी घटेगी। ये कंसेप्ट आपको मैंने एसिड और बेस में बताया था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास 4 अमीनो एसिड दे रखे हैं, सब नहीं ढूंढने। अगर आपको ट्रिक मालूम करने तो मैं आपको बताऊंगा। pKa अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है बच्चों, आर्जिनिन। जितने भी अमीनो एसिड है उनमें सबसे ज्यादा बेसिक होता है आर्जिनिन, और सबसे कम बेसिक यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एस्पार्टिक एसिड, ASP। तो डी विल बी द आंसर। तो सबसे ज्यादा बेसिक वाला ढूंढो, जो किनारे होगा इसका मतलब उसका pKa सबसे ज्यादा होगा। तो ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक होता है तो उसका pKa कम होगा, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देखो आर्जिनिन के पास ग्वानिडिन न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा होता है, इसलिए एसिडिक होता है। ग्लाइसिन न्यूट्रल होता है और हमारे पास लाइसिन भी बेसिक होता है। तो पहले 2 बेसिक आ जाएंगे, उसके बाद न्यूट्रल देन एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो। तो यहां पर 3 अमीनो एसिड दे रखे हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। देखो एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, है ना। तो यहाँ इसका मतलब एक अमीनो एसिड ये, दूसरा ये बीच वाला और तीसरा ये वाला, है ना। तो आपको ढूंढने के तीनों अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। तो बच्चों देखो मैं आपको बताता हूं। पहला ये जो अमीनो एसिड है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, दिस इज वैलिन, VAL से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना हिस्सा बच्चों वैलिन हो गया, है ना। यहाँ पर OH हो गया, ये वैलिन, ठीक है। यहां से ये वैलिन, बीच वाला हिस्सा हमारे पास है सेरिन, क्योंकि इस पर जो है OH ग्रुप है, तो दूसरा हो गया सेरिन। और जो हमारा तीसरा है दिस इज थ्रियोनिन। तो ये देखो थ्रियोनिन, सेरिन एंड वैलिन। तो वैलिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वैलिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो इस तरह बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following test cannot used for the identification of amino acid। तो बच्चों अमीनो एसिड के लिए हम लोग बारफॉइड टेस्ट यूज नहीं करते हैं। जो बारफॉइड टेस्ट होता है वो मोनोसैकेराइड में डिफरेंशिएट करता है, यानी
कौन सा फ्रुक्टोज है, कौन सा ग्लूकोज है, अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड में डिफरेंशिएट करता है। तो बारफोर टेस्ट यूज फॉर द डिफरेंशिएट इन मोनोसैकेराइड। बाकी जितने भी टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट, बाइयूरेट टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटेक्स टेस्ट, ये तीनों के तीनों टेस्ट प्रोटीन के लिए होते हैं। तो इसका प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, तो आंसर हो जाएगा ए। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, AUGNC। ए फॉर एडेनिन, यू फॉर यूरेसिल, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ये वाला ए वाला, तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जो बी है बच्चों वो थायमीन है, जो हमारे पास सी है वो साइटोसिन है, और जो हमारे पास डी है वो यूरेसिल का डेरिवेटिव है। तो अब ऑप्शन क्या हुआ? पहला वाला यूरेसिल है ना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा है देखिए, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका पहले हम NaNO2 से रिएक्शन करेंगे, उसके बाद पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, जब उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और एसिडिक कंडीशन में होती है तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH ग्रुप में। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा देखो COOH, और यहाँ पर हो जाएगा OH। और जब बच्चों इसका आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो ये इस तरह कुछ बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड OO, और ये इधर, और कितने CH2 हैं बीच में? 4 CH2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा बच्चों O, ये N मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो कहां पे दिख रहा है ऐसा? ये वाला C वाला, C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 21, पूछा है द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। यहाँ पर कुछ टेस्ट दे रखे हैं और वहां पर अमीनो एसिड दे रखे हैं, तो कौन सा टेस्ट किस अमीनो एसिड के लिए होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट उस अमीनो एसिड के लिए होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही एस्टर बनाता है, और एस्टर की स्मेल होती है स्वीट स्मेल होती है। दूसरा हमारे पास है कार्बाइलमिन टेस्ट। कार्बाइलमिन टेस्ट किस ग्रुप के लिए होता है? NH2 ग्रुप के लिए होता है। तो जिस अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होगा या एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा वो कार्बाइलमिन टेस्ट देगा। थैलिन डाई टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट जो है हमेशा उस कंपाउंड में होता है जिसमें फिनोलिक ग्रुप होता है। ठीक, तो अब बच्चों हमने स्ट्रक्चर देखने हैं कि किस अमीनो एसिड में किस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है टायरोसिन। तो अगर बच्चों मैं टायरोसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो टायरोसिन कैसे बनेगा? देखो हमारे पास है अमीनो एसिड, पहले मैं बनाता हूं। देखो एक टिपिकल अमीनो एसिड कैसे बनता है, इस तरह से, और यहां नीचे होता है R। अब मैं केवल R की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो R की वैल्यू टायरोसिन के लिए कैसे होगी? देखो CH2, ये होता है टायरोसिन। तो देखो टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप आता है, इसका मतलब टायरोसिन किसके लिए है? C का P होने वाला है। ठीक, अब बच्चों हमारे पास है एस्टर टेस्ट, उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो एस्पार्टिक एसिड में जो R का नेचर है वो कैसे होगा? देखो CH2COOH, एक एक्स्ट्रा COOH प्रेजेंट होता है एस्पार्टिक एसिड में। तो बोलने का मतलब यह है कि जो हमारा A है वो किसके साथ मैच करेगा? इस Q के साथ मैच करेगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं लिख देता हूं C का P और A का Q। ठीक है, अब बचा हमारे पास सेरीन एंड लाइसिन। ठीक है, तो कार्बाइलमिन टेस्ट किसके लिए यूज होता है बच्चों? लाइसिन के लिए, क्योंकि लाइसिन में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो लाइसिन के लिए ग्रुप हो जाएगा CH2 4 है एंड NH2, दिस इज कॉल्ड लाइसिन। तो यहां पे बच्चों निकल के आ जाएगा बी का क्या आ जाएगा? लाइसिन, यानी S। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, अगेन वही, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। बच्चों ये एंजाइम से क्वेश्चन आया है। देखो सबसे पहले है एलेस्टोरिक इफेक्ट। तो बच्चों एलेस्टोरिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट के अलावा कुछ ऐसी साइट होती है जहां पर कोई मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है, उसको बोलेंगे एलेस्टोरिक साइट। तो देखो यहां पर जो A है वो किसके साथ मैच करेगा? वो करेगा बिल्कुल बच्चों R के साथ मैच।
मॉलिक्यूल बाइंड टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है उसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट, और उसी पर मॉलिक्यूल के बाइंड होने की प्रोसेस को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, ए का आर मतलब सी और डी में से आंसर होने वाला है ना। अब देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन करते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं। तो इसका मतलब जो बी है वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो पी के साथ मैच कर रहा है। मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिसेप्टर की। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर वो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं हमारी सेल के अंदर जो किसी भी मैकेनिज्म के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जब कोई ड्रग हमारे शरीर के अंदर जाती है तो रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है, तो अपने एक्शन वो उस रिसेप्टर के थ्रू ही दिखाती है। तो बच्चों सी का हो गया क्यू। लास्ट बच्चा पॉइजन। पॉइजन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे एंजाइम के साथ इस तरह से बाइंड हो जाते हैं कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड ही नहीं करने देते, तो अपने एक्शन को ये ज्यादा दिखाते हैं। तो डी का हो जाएगा एस। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा है द होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ कितने कार्बन होंगे बच्चों, CH2 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 है ना, और यहाँ लगा होगा OH और इधर होगा O और H। तो 1 2 3 4, यस, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। जब इसका आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो बच्चों यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। इसके N मॉलिक्यूल हम रख लेते हैं, तो C डबल बॉन्ड O, इधर बंद करो। CH2 कितनी बार आएगा बच्चों, अब 3 बार आएगा है ना, और यहां आएगा O। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा C। इसमें CO को सही से इन्होंने लिखने रखा, तो CO इस तरह से आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड हमारा है आर्जिनिन, लेकिन यहां पर आर्जिनिन नहीं दे रखा है, तो आर्जिनिन के बाद कौन सा आता है, लाइसिन। तो बच्चों ध्यान रखना, लाइसिन। लाइसिन के बाद किसका नंबर आता है, हिस्टिडीन। ठीक है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट यानी PHBV इज ए कोपॉलीमर ऑफ, किससे मिलकर बना होता है। तो ये बच्चों ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। पहले का नाम है देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड और दूसरे का नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, और दोनों जब मिलते हैं तो इस तरह का पॉलीमर बन जाता है जिसको हम बोलेंगे PHBV। ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द 2 मोनोमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। ये बहुत बार पूछा गया है। नाइलॉन 66 मतलब आंसर हो जाएगा इसका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो एडिपिक एसिड क्या होता है बच्चों, देखो CH2 का हो जाएगा यहाँ 4 and COOH and COOH, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो हेक्सामिथाइलिन का मतलब 6 डाइअमीन। तो मैच करो बच्चों, हेक्सामिथाइलिन यानी 6 होने चाहिए और एडिपिक एसिड में 4, तो सी विल बी द आंसर। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन एक साइड और 6 कार्बन दूसरी साइड, 12 कार्बन होने चाहिए। तो सी में चेक करो आप। 27। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन ए स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो बच्चों जब हिस्टिडीन एसिडिक मीडियम में डालोगे तो हिस्टिडीन का जो अमीनो ग्रुप है यानी जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो प्लस चार्ज लग जाएगा। तो सबसे पहले हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, NH2 CH3OH, यहां CH2 और नीचे बच्चों इमिडाजोल रिंग होती है। तो इमिडाजोल रिंग कैसे होती है देखो मैं आपको बताता हूं, इस तरह की, यानी जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन और हिस्टिडीन एक तरह का बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो देखो बच्चों जब ये pH2 में यानी एसिडिक pH में होगा तो एसिडिक pH में H+ आयन होते हैं। तो H+ आयन किस अमीनो ग्रुप की तरफ जाएंगे, देखिए तो यहां पर देखो बच्चों इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है,
ये लोन पेयर अंदर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। देखो रेजोनेंस इनके बिना भी पॉसिबल है, लेकिन रेजोनेंस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको यह देखना है कि किस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में अवेलेबल है। इसके तो अवेलेबल है, तो ये तो H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये और ये दोनों H+ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, NH3+ और NH+, ऐसे हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा D 28। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बच्चों ग्लूकोज के सारे ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। और कौन से हाइड्रोकार्बन में होगा, N-हेक्सेन, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन इसके पास होते हैं। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, पूछ रहा है द प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामाइन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, यानी 7.4 के आसपास। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हिस्टामाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, एक इमिडाजोल रिंग होती है जिसमें दोनों नाइट्रोजन अल्टरनेट होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक NH2 बाहर होता है। तो देखिए बच्चों यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को अवेलेबल ज्यादा करवाता है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके लोन पेयर जो है अंदर की तरफ होते हैं, जो कि रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। तो इसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे। ये नाइट्रोजन देखो बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पर sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसके लोन पेयर स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे sp2 कार्बन के थ्रू। लेकिन यहां पर बच्चों sp3 कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब सबसे फ्री लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास होंगे। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके इस तरह का अमोनियम आयन बना लेगा। तो ये प्रिडोमिनेंट फॉर्म होगी किसमें, ह्यूमन ब्लड में, हिस्टामाइन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, पूछा है द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से बनता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा ए, यानी नायलॉन 6। और नायलॉन 6 किसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम इस तरह का कंपाउंड होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है बच्चों। तो क्या होता है, यहां पर ये ग्रुप पूरा के पूरा टूट जाता है, एक तरफ COO एक तरफ NH3, और इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, नायलॉन 6। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बिहेव एज ए रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस केवच सोल्यूशन। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होते है वो शुगर जो अपने साइक्लिक और ओपन चेन में कन्वर्ट हो सकती है। और बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में रिड्यूसिंग शुगर तभी पॉसिबल है जब 1 और 2 कार्बन फ्री होगा या उस पर एक OH ग्रुप लगा होगा। देखो तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है। तो बच्चों जब हम ए का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर एस्टर है, तो ये एस्टर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वाला CH2OH ऐसे रहने वाला है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों यहां OH आ गया, इसका मतलब अब जो है ये साइक्लिक कंपाउंड ओपन कंपाउंड में चेंज हो सकता है। और जब ये ओपन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा तो इसके पास कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। और CHO ग्रुप आने की वजह से ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी में देख लो बच्चों यहां पर H है, तो H जो है CHO ग्रुप में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, OH ग्रुप का होना जरूरी है। यहां पर भी देखो बच्चों OCH3 है, तो OCH3 डिग्रेड नहीं होगा KOH के थ्रू, यहां पर भी H है, तो OH जब सेकंड पोजीशन पे लगा होगा तभी जाके वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीमर LDP, इसके लिए फॉल्स क्या है ना, गलत ढूंढना है आपको। पहला है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस पॉलीमर प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकंड, इट सिंथेसिस रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर एज ए कैटलिस्ट, यस ठीक है, ये भी ठीक है। सी, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन एटसेट्रा, ये वाला ऑप्शन बच्चों गलत है। जो लो डेंसिटी पॉलीमर है वो इन चीजों को बनाने के काम नहीं आता। ये चीजें किससे बनती है, ये चीजें बनती है बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीएथीन से। लो डेंसिटी पॉलीएथीन से
हमारे पास क्या बनते हैं, जो पॉलीथीन बैग होते हैं, सॉफ्ट चीजें होते हैं वो बनते हैं। हार्ड चीजें किससे बनती हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो सी विल बी द आंसर। और डी भी देख लेते, इट सिंथेसिस रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा है थायोल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला है सिस्टीन, दूसरा है सिस्टीन, तीसरा मैथ्योनिन, चौथा है साइटोसिन। तो बच्चों थायोल ग्रुप क्या होता है, थायोल ग्रुप का मतलब होता है द ग्रुप हैविंग SH, तो सल्फर और हाइड्रोजन, जिसमें सल्फर और हाइड्रोजन होता है साथ में, उसको हम बोलते हैं थायोल ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं और ये बताता हूं कि किस टाइप के कंपाउंड में थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसे बच्चों इसमें जो आंसर आता है वो आता है बी, सिस्टीन। सिस्टीन में थायोल ग्रुप होता है। बाकी के भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो ये रहा सिस्टीन, TINE, स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सिस्टीन, इसमें बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना। अच्छा, सिस्टीन देखो इसमें SH ग्रुप है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। और मैथ्योनिन, मैथ्योनिन में केवल सल्फर ग्रुप होता है। और साइटोसिन, साइटोसिन में एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सिस्टीन। आप जहां भी अमीनो एसिड को देखोगे जहां सिस्टीन मॉलिक्यूल होता है वहीं पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड एक दूसरे चेन के साथ तो बनाता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36। पहले बात करते हैं 34। विच पॉलीमर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लैक्वर्स। तो बच्चों पेंट्स और लैक्वर बनाने के लिए एक पॉलीमर आता है जिसका नाम है ग्लिप्टल। और अगर मैं बेकेलाइट की बात करूं तो बेकेलाइट जो है यूटेंसिल के हैंडल बनाने के काम आता है। पॉलीप्रोपीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है बकेट्स बनाने के काम आता है। बहुत सारे प्लास्टिक वेयर बनाने के काम आता है। लेकिन ग्लिप्टल जो है पेंट्स में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35। फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। बहुत इजी है। दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ADEK, दे आर फैट सॉल्युबल, है ना। और बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो कहां आ रहा है विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल ढूंढना हमें। तो आंसर हो जाएगा ए। 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइज एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वहां होता है, या कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या अल्कोहल हो गया, ये अमीनो ग्रुप हो गया। तो बच्चों देखो आंसर हो जाएगा हमारा डेक्रोन। डेक्रोन मतलब टेरिलिन। तो टेरिलिन किससे मिलकर बना होता है, टरथैलिक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इन दोनों से मिलकर डेक्रोन बनता है। बाकी अगर मैं टेफ्लॉन, नियोप्रीन एंड एक्रोनाइट्राइल की बात करूं तो यहां डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। क्लियर हो गया। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो देखो बच्चों, मैं DNA की बात करूं तो DNA में कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनका नाम है एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये DNA के नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। अब देखो कौन कौन सा नॉट प्रेजेंट है। तो देखो एडेनिन भी होता है, थाइमीन भी होता है, साइटोसिन भी होता है। बचा कौन, क्विनोलिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, क्विनोलिन बेस पेयर DNA और RNA दोनों में नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा है सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में तो कितने मॉलिक्यूल ATP यूज्ड होते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा 18। तो आप देख सकते हैं, देखो CO2 और यहाँ पे 18 ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। बस याद ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। पूछा है द स्पीसीज विच कैन बी बेस्ट सर्व एज एन इनिशिएटर फॉर द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज। तो बच्चों जहां पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एज ए इनिशिएटर यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पे, AlCl3। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट किसके लिए स्पेशल होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, शुगर। तो आंसर हो जाएगा बी। 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो पहला देखते हैं, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। लाइसिन बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होता है। टोटल बच्चों हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात करूं तो केवल एक ही अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका नाम है ग्लाइसिन। सबसे पहला वाला ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा तो ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमीनो एसिड नहीं होते, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तीसरा ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ग्लाइसिन का ध्यान रखना, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 COOH एंड NH2। देखो यहां पर कैरल कार्बन नहीं है, ठीक है, 2 H जुड़े हैं, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 42 द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ द शुगर डिफरेंशिएट RNA एंड DNA। DNA और RNA में बच्चों शुगर होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें शुगर में। और कौन सी शुगर होती है? दोनों में पेंटोज शुगर होती है। लेकिन RNA की अगर मैं बात करूं तो वहां पर राइबोज शुगर होती है, और DNA की अगर हम बात करें वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो कौन से कार्बन से निकलेगा? सेकंड कार्बन से। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा बी। अब देखो स्ट्रक्चर से आप और समझोगे, ये बीटा डी राइबोज शुगर है और ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो बच्चों सेकंड कार्बन में देखो यहां पर 2 H लगे हैं और यहां पर देखो एक OH लगा है, ये वाला। तो ऑक्सीजन यहां पर नहीं है, इसीलिए इस शुगर को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो DNA में ये वाली होती है और RNA में ये वाली शुगर होती है। तो शुगर में ये डिफरेंस है। तो सेकंड पोजीशन के कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होगा। 43 द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। तो बच्चों यहां पर एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। तो आंसर हो जाएगा म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों म्यूटा रोटेशन। तो आंसर हो जाएगा डी। 44 द थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी, है ना। बेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। 45 बायोरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। बायोरेट टेस्ट किसके लिए स्पेशल होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। बायोरेट टेस्ट इज स्पेशल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस में होता है? पॉलीपेप्टाइड में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यूरिया में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, NH2CO NH2, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए बायोरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा ए। 46 द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू द। उन्हीं पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जिसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, अल्कोहल। तो बच्चों ये पाया जाता है आपका नाइलॉन 6 में। नाइलॉन 6 में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बाकी अगर हम ए, सी और डी को देखो, इनमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 47 द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एक तो बच्चों यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप होता है, दूसरा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और तीसरा यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है ना। तो देखो अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, कीटोन भी है। तो आंसर 2 हो जाएंगे, सी और डी, है ना, याद रखना, सी और डी बोथ विल बी द आंसर। 48 बूना एन ए सिंथेटिक रबर इज ए कोपॉलीमर ऑफ। किससे मिलकर बना होता है? तो देखो बच्चों इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब होता है नाइट्राइल। और कौन सा नाइट्राइल बच्चों? एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCN। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। देखो ये एक्राइलोनाइट्राइल है और ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। 49 बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिनॉल बाय रिएक्शन विथ। अभी एक क्वेश्चन आया था, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की जो रिएक्शन होती है उसी से बेकेलाइट बनता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 50 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। तो बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में किस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है? पहले कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है।
और जिन मॉलिक्यूल में C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। तो आंसर हो जाएगा सी। इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स। 51 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्ड टू एज। तो बच्चों प्रोटीन के केवल 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे 2 आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अल्फा हेलिकल इज रिप्रेजेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। 52 द टर्म एनोमर, एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर टू एस। तो किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, केवल पहले कार्बन पर, है ना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली कार्बन 1। ध्यान रखना, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं। 53 द पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए आर। तो डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 तरह के। एक होता है बच्चों प्यूरिन बेस और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन बेस। तो प्यूरिन बेस कैसे होते हैं, देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं अपने, और जो है यहां होता है इस तरह, यहां एन होता है, यहां एन होता है इस तरह से, है ना, यहां एच होता है, दिस इज प्यूरिन। और पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में जो है एक ही रिंग होगी इस तरह की, दिस इज पिरिमिडीन, है ना, ये पिरिमिडीन, ये प्यूरिन। अच्छा, प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और पिरिमिडीन होते हैं बच्चों साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अब कौन सा दिख रहा है आपको, पिरिमिडीन बेस साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। फ्लोरीन किस पॉलीमर में मिलता है, टेफ्लॉन। आंसर हो जाएगा सी, CF2CF2, ये होता है बच्चों टेफ्लॉन का फॉर्मूला, तो इसमें फ्लोरीन पाया जाता है, ठीक है। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड। कई बार पूछा गया पॉलीएमाइड यानी जिसमें अमाइड ग्रुप होगा, अमाइड ग्रुप यानी CONH। तो बच्चों ये किस में होता है, ये होता है नायलॉन 6 में, तो आंसर हो जाएगा सी। 56 इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट। तो बच्चों डीएनए और आरएनए में जो हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है और फॉस्फेट एस्टर लिंकेज होती है वो शुगर के किस कार्बन पे अटैच्ड होती है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो शुगर का स्ट्रक्चर हमने बनाया, मान लिया जाए ये हमारी शुगर है, पेंटो शुगर होती है इस तरह से, ये पेंटो शुगर है, और इसमें इस तरह से होता है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा कार्बन, है ना। और ऊपर बच्चों यहां CH2 ऐसा होता है OH, ठीक है। ये 5 कार्बन की हमारी शुगर हो गई। तो जो बच्चों हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है वो ऐसे जुड़ा होता है यहां इस तरह से, ये बेस। तो जो बेस होता है वो नंबर 1 कार्बन पे जुड़ा होता है, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है बच्चों वो 5वें कार्बन पे जुड़ता है इस तरह से। तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ेगा, देखो OH OH करके, तो यहां से OH निकल जाएगा ये, और डबल बॉन्ड O, और एक OH इधर और एक OH इधर, है ना, H3PO4। तो देखो 5th कार्बन से हमारा फॉस्फेट जुड़ेगा शुगर के, और 1 कार्बन से हमारा बेस जुड़ेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 5N1, यानी आंसर हो जाएगा बी। 1 से हेट्रोसाइक्लिक बेस, 5 से फॉस्फेट ग्रुप। 57 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स। तो देखो बच्चों, पहला है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये भी सही है। दे कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है भाई, जितना बॉडी टेम्परेचर होगा उस पर ही एंजाइम काम करेंगे, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, एंजाइम आर नॉर्मली हेट्रोजिनस कैटलिस्ट, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। हेट्रोजिनस नहीं होते बच्चों, होमोजिनस कैटलिस्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजनड। तो ये बच्चों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पॉइजन किए जा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। अब पढ़ लेते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यस,
दैट possess वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। यस बिल्कुल, जहां पर रिएक्शन होते हैं उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, या जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसी साइट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। तो आंसर हो जाएगा डी। 58 इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन इन ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेवल ऑफ डायबिटीज। यस, डायबिटीज में इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बोल रहा है कि इंसुलिन किस कैटेगरी में आता है, एंजाइम है, हार्मोन है, को एंजाइम है, एंटीबायोटिक है। ये हार्मोन है बच्चा। इंसुलिन इज ए हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास से निकलता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 59 एंड 60 देखो। 59 विच बेस पेयर प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो डीएनए और आरएनए की भी बात करूं तो डीएनए में होता है बच्चों ए, टी, जी और सी, और आरएनए में होता है ए, यू, जी, सी। केवल इसमें डिफरेंस होता है बस, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो नॉट इन डीएनए यानी यूरेसिल नॉट इन डीएनए, आंसर विल बी ए। एंड लास्ट क्वेश्चन 60 द रीजन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का राज क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर डीएनए का आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह से आप अगर उसको देखोगे तो बच्चों यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इधर, तो इसी वजह से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो चलो बच्चों, ये 2 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए JEE के। बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कहीं कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।